जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन, आप सभी का अभिनंदन। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी कक्षा 11। एनसीईआरटी कक्षा 11 में भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार एनसीईआरटी कक्षा 11 सीरीज का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम अध्याय। और इस अध्याय का नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। प्यारे विद्यार्थियों, आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने पिछले 9 अध्याय पूर्ण एकाग्रचित होकर के मनोयोग से पढ़े, साथ साथ में आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। इस श्रृंखला का आज अंतिम अध्याय है। अगर आप लोगों के लिए ये सीरीज वाकई में हेल्पफुल रही और आप लोगों को लगता है कि सर इस एनसीईआरटी कक्षा 11 सीरीज से हमारा काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और आपको खुद को महसूस हो रहा कि हमारे लिए आवश्यक है, आप लोग कक्षा पूरी होने के बाद में, सेशन पूरा होने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें लगेगा कि आपके लिए अगर ये क्लासेस महत्वपूर्ण है, सीरीज महत्वपूर्ण है, तो हम आप लोगों के सामने बहुत जल्द राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत की बुक्स भी लेकर के आएंगी। तो प्यारे साथियों, मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास ग्वाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और आप जुड़े हुए विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल के ऊपर। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है प्यारे साथियों, संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप में है। यानी संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार हमें कहां पर देखने को मिलता है? ऑप्शन ए कह रहा है संविधान के मूल अधिकारों में, ऑप्शन बी कह रहा है संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में, या फिर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है संविधान के मूल कर्तव्यों में। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार, संविधान किसे कहा जाता है? कानूनों और नियमों का संग्रह, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। जैसे कि आप लोग भली भांति जानते हैं, भारत देश का भी एक संविधान है जिसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद है। अगर हम लोग पूरा संविधान नहीं पढ़ पाए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, और हम चाहते हैं कि भारत के संविधान को ऊपर से सरसरी नजर से देखना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्या उपबंध है, तो वो दर्शन हमारे को कहाँ पर देखने को मिलेंगे? जैसे कि दर्शन की बात आती है ना, तो आप मंदिर के अंदर जाते हैं, तो मंदिर के अंदर जाते हैं और मान लीजिए कि आप हमेशा मंदिर के अंदर जाते हैं, उस मंदिर में, ठीक है, कौन सा मंदिर? वो मंदिर, उस मंदिर में आप हमेशा जाते हैं। तो मंदिर में जहाँ पर किस भगवान की कहाँ पर मूर्ति है, किस साइड में, किस दिशा में कौन से भगवान बैठे हैं, आपको ऑटोमेटिक एक दिमाग के अंदर एक छवि बन जाती है। आप अगर मंदिर न जाकर घर पे बैठे रहते हैं तो भी वो तस्वीर आपके दिमाग में झलकती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग संविधान के मूल अधिकार या फिर नीति निर्देशक तत्व या फिर प्रस्तावना या फिर मूल कर्तव्य, कहाँ पर ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है, प्रतिबिंबित होता है कि यह संविधान का सार है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का सही उत्तर हो जाना चाहिए प्रस्तावना के अंदर, प्रेमबल के अंदर। बात करें प्रस्तावना की, प्यारे विद्यार्थियों, हर कोई भर्ती परीक्षा में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था अगर टॉपिक है तो आप लोगों के प्रस्तावना में से एक सवाल आएगा ही आएगा। हम लोग बात करें कि प्रस्तावना लागू कब हुई थी, प्रस्तावना है जो लागू कब हुई थी, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, लागू हुई थी आपके 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुई थी? 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। प्रस्तावना की शब्दावली कहाँ से ली गई? ध्यान रखना, शब्दावली। और शब्दावली की बात करें, प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो कहाँ से ली गई? यूएसए से ली गई। अब बात करें हम लोग की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी बातें की बात करें तो सबसे पहली लाइन, हम भारत के लोग भारत को एक, हम भारत के लोग भारत को एक। अब देखना, यहां से प्रश्न बनेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये आपके है ना क्रम, आप लोगों को याद रखना। यहां से सीधा सीधा प्रश्न एक आध बार बना हुआ है और बनेगा। ऐसे हो जाएगा आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या हो जाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। अगले ऐसे हो जाएगा आपके समाजवादी, क्या हो जाएगा?
समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। पी से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। एल से हो जाएगा आपके लोकतंत्रात्मक, और जी से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपके गणराज्य। जो ये 5 शब्द दे रखे ना, इसमें बड़े बड़े अपन कह सकते पूरी शासन व्यवस्था की झलक दिखाई देती है। यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत देश प्रभु सत्ता संपन्न युक्त है। चाहे आंतरिक मामलों की बात करें चाहे बाहरी मामलों की बात करें, भारत अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। उसके बाद में बात करें समाजवादी, यानी कि भारत की शासन व्यवस्था की या फिर अब भारतीय संविधान सभा की सोच क्या थी कि भारत में एक समाजवाद स्थापित हो, यानी अमीर गरीब के बीच में जो बड़ी खाई है उस खाई को कम करनी है। क्या करनी है? चाहे सामाजिक क्षेत्र के अंदर हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र के अंदर हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हो। उसके बाद में पंथ निरपेक्ष की बात करें, यहां से आपके अच्छा प्रश्न बनेगा। ध्यान रखना, पंथ निरपेक्षता भारतीय मूल संविधान की मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं था। तो आप लोगों को मन में आ रहा सर पंथ निरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया था? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। इस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ और 3 शब्द जोड़े गए थे। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ कि 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे। ठीक है, देखिए पंथ निरपेक्ष मूल संविधान में नहीं था, और कौन सा शब्द नहीं था बताइए? एक शब्द और ये भी नहीं था, समाजवादी भी। कौन सा शब्द? समाजवादी। 2 शब्द ये हो गए। ये भी कब जोड़ा गया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और वही 1976। इसके साथ साथ में एक और शब्द जोड़ा गया था और वो शब्द था प्यारे विद्यार्थियों अखंडता। क्या था? अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। लोकतंत्रात्मक की बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, डेमोक्रेटिक देश है। गणराज्य की बात करें तो जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, सर्वोच्च नागरिक होता है ना, वो निर्वाचित होता है। गणराज्य का मतलब ये होता है। जैसे हम लोग बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन गणराज्य या फिर गणतंत्र नहीं है, रिपब्लिक नहीं, यानी कि वहां का सर्वोच्च राजा निर्वाचित नहीं होता। क्या होता? वंशानुगत होता है। उसके बाद में हम लोग बात करें कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। समानता की बात करें या फिर समता की बात करें तो कितने प्रकार की है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। स्वतंत्रता की बात करें कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रस्तावना में एग्जामिनर और आगे तक बढ़ता है। प्रस्तावना में एग्जामिनर यह बढ़ता है कि इसमें भारत शब्द कितनी बार आया हुआ है। कौन सा शब्द? प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ध्यान रखना कितनी बार? 2 बार। हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। उसके बाद में लोग शब्द कितनी बार प्रयुक्त हुआ है, उसके बाद में नागरिक शब्द, और उसके बाद में व्यक्ति शब्द। तो ध्यान रखना इन तीनों शब्दों का उल्लेख प्रस्तावना में एक एक बार है। कितनी बार है? एक एक बार है। ये हो गई प्यारे साथियों प्रस्तावना की बड़ी बड़ी बातें। मूल अधिकारों की बात करें, मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल राइट। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की बात करें भारतीय संविधान में उल्लेख कहां पर है? तो भाग 3। कहां पर है? भाग 3। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का जिक्र है। मूल अधिकार, मूल अधिकारों की शब्दावली को कहां से ग्रहण किया गया, कहां से प्रेरणा ली गई? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यूएसए से। कहां से? यूएसए से मूल अधिकारों की प्रेरणा ली गई थी। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, इन्हें कहा जाता है डीपीएसपी। क्या कहा जाता है? डीपीएसपी। डीपीएसपी भाई साहब भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर है? तो ध्यान रखना भाग संख्या 4। और आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर के 51 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है प्यारे साथियों। मूल कर्तव्य, अब देखिए नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? तो ध्यान रखना आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। और मूल कर्तव्य की बात करें ना, तो मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यूएसएसआर से लिए गए। कहां से लिए गए? यूएसएसआर से लिए गए।
कई विद्यार्थी कहते हैं कि मूल कर्तव्य रूस से लिए गए। अरे प्यारे विद्यार्थियों, रूस से नहीं लिए गए थे। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए थे बताओ? प्रारंभिक जो मूल संविधान है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उस समय भारतीय संविधान में एक भी मूल कर्तव्य उल्लेखित नहीं था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और यह हुआ था 1976 में। इस समय सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सवर्ण सिंह समिति और इस समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। कितने मूल कर्तव्य? 10 जोड़े गए थे। उसके बाद में समय आगे बढ़ा और 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और यह हुआ था आपके प्यारे विद्यार्थियों 2002 में, और इस समय आपके 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो देखिए 1976 में तो रूस था ही नहीं। एग्जामिनर आपको फ्यूज करने के लिए ऑप्शन में रूस भी दे सकता है और आप रूस करेंगे। रूस नहीं करना, क्या करना आपको? यूएसएसआर करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और बात करें, हाँ ये आपके पूरा का पूरा आप लोगों को क्या हो गया? 360 डिग्री एनालिसिस हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने अगर ढंग से एनसीईआरटी के पूरे 9 एपिसोड, 9 सेशन, 9 क्लासेस देखी तो मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि एनसीईआरटी कक्षा 11 भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार से आपका एक भी % गलत नहीं होगा। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी जब एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करते हैं तब तो उनके मन में आता है कि एग्जामिनर कहां से पूछेगा, लेकिन हम लोगों ने इतना एनसीईआरटी का 360 डिग्री पोस्टमास्टरम कर दिया कि जो धीर गंभीर विद्यार्थी है वो खुद कह सकते हैं कि ले एग्जामिनर पूछ, कहां से पूछेगा। आगे देखिए, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेड फर्स्ट स्कूल वैकेटर भर्ती परीक्षा 2025 जून माह में जो एग्जाम तिथि संभावित है, उस एग्जाम तिथि के लिए राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित टेस्ट सीरीज 1.0 ग्रीन पेन वाली हम लोगों ने संचालित की थी। उस टेस्ट सीरीज का फ्री वीडियो सॉल्यूशन, उस टेस्ट सीरीज का आप लोगों को फ्री निःशुल्क क्या मिलने वाला है? वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है। और कौन से टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है? तो टेस्ट संख्या 2, और टेस्ट संख्या 2 की बात करें तो फुल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? फुल टेस्ट। और ये टेस्ट हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 20 मई को। कब हुआ था? 20 मई को। इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी और आप लोग चाहते हैं कि सर हम भी वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप लोग दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज करना। मैं आप लोगों को पहले टेस्ट पेपर की पीडीएफ भेजूंगा। क्या भेजूंगा? पीडीएफ। एक बार उन टेस्ट पेपर की पीडीएफ यानी कि 150 क्वेश्चंस को आप लोगों को पूर्ण मनोयोग से जहां भी बैठे हो, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठे हो, चाहे आप घर पे बैठे हो, चाहे अंडरग्राउंड में बैठे हो, चाहे आप छत पे बैठे हो, चाहे खेजड़ी के नीचे बैठे हो, आप लोगों को पूर्ण मनोयोग से उसका क्या करना है? क्या करना है? पेपर को सॉल्व करना है। उसके बाद में हम लोग ये अपना चैनल है विकास चौधरी आरएस, इसके ऊपर हम इसका करवाएंगे 360 डिग्री सॉल्यूशन। और अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इस पर भारी डिस्काउंट है, समय रहते आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब इधर आपको जो पोस्टर दिख रहा है ना, विद्यार्थियों की बेहद मांग पर हम लोगों ने ग्रीन पेन वाली टेस्ट सीरीज 2.0 भी क्या कर दी है? इसकी फॉर्मेटिंग भी हम लोगों ने शुरू कर दी है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसके ऊपर। क्या लगी हुई है? हमारी पूरी टीम इस पे लगी हुई है। और ये टेस्ट सीरीज रहेगी प्यारे विद्यार्थियों यूनिट वाइज। कैसे रहेगी? यूनिट वाइज। और इस यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज का व्याख्यात्मक वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? व्याख्यात्मक वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि पूरा 360 डिग्री पोस्टमास्टरम करेंगे हम लोग। किसका? इस ग्रीन पेन वाली टेस्ट सीरीज 2 का। तो मैं आप लोगों को इतना भरोसा दिला सकता हूं कि अगर आप लोग ग्रेड फर्स्ट और जून माह में संभावित जो तिथि है 225 पद है स्कूल वैकेटर के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इन 225 पदों में से एक पद आपका हो, तो आपकी तैयारी के अंदर ये दोनों टेस्ट सीरीज नए पंख लगाएगी। इतना मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं। आगे देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न, असत्य कथन बताना है। आप लोगों को क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। 4 कथन दे रखे हैं, यानी कि 3 सत्य है और 1 है असत्य। भारतीय संविधान ने समुदायों को मान्यता न देकर सामुदायिक प्रतिद्वंदिता को समाप्त किया। भारतीय संविधान ने समुदायों को मान्यता न देकर सामुदायिक प्रतिद्वंदिता को समाप्त किया। क्या यह कथन सही है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता की महत्वपूर्ण विशेषता राज्य की धर्म से सैद्धांतिक दूरी,
राज्य की धर्म से सैद्धांतिक दूरी, क्या यह बात सही है? धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं है। यानी धर्म और राज्य का अलगाव, एलिनेशन का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं है। और अगले कथन में लिखा हुआ है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता से आशय व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता से है। यानी कि 3 कथन तो सत्य है और 1 कथन आप लोगों का असत्य है। अब प्यारे विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्षता की बात करें ना, तो भारतीय संविधान में या फिर बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता शब्द का कहीं उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्षता शब्द है जो आपके प्रस्तावना में जोड़ा गया। लेकिन ध्यान रखना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता को महत्व देने वाला, अपन कह सकते हैं अपना आप में एक अनूठी पहचान वाला देश है। कैसे? अब देखिए, हम लोग अगर भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की बात करें या फिर यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की बात करें, यूरोपीय धार्मिक मॉडल की बात करें, दोनों में रात और दिन, जमीन और आसमान का फर्क है। कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों? देखना, पश्चिमी यूरोपीय मॉडल धार्मिक मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता है। यानी कि आप जानो और आपका काम जाने। बात करें हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल की, तो इसमें सैद्धांतिक दूरी है। राज्य की धर्म से क्या है? सैद्धांतिक दूरी है। सैद्धांतिक दूरी की बात करें ना, भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत में साफ साफ क्लियर बात है कि भारत देश का खुद का कोई धर्म नहीं, लेकिन धर्म जनता का है, धर्म नागरिकों का है। और नागरिकों को वह स्वतंत्रता है कि नागरिक किस धर्म को माने। एक सैद्धांतिक दूरी है, एक सैद्धांतिक गैप है। अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए धर्म का है, किसी व्यक्ति का ए धर्म है और बी धर्म समुदाय वाले लोग इस ए धर्म वाले व्यक्ति को फोर्स करते हैं कि आप है जो बी धर्म ग्रहण कीजिए, उस केसेस में केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी कि इसको स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको ज्यादा इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि सैद्धांतिक दूरी की है। लेकिन जहां पर लगेगा कि किसी धार्मिक समुदाय के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में किन्हीं समुदाय या व्यक्तियों के द्वारा कोई दूसरा धर्म जबरदस्ती थोपा जाता है, उस केस में सरकार क्या करेगी? युक्ति युक्त हस्तक्षेप करेगी। यह बात प्यारे विद्यार्थियों क्या है? सही है। धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं है। देखिए, धर्म और राज्य में अलगाव का तात्पर्य यह नहीं है कि भारत में पारस्परिक निषेध है। निषेध का मतलब है कि व्यक्तियों को पूरा खुला छोड़ दिया जाता है, आप जानो और आपका काम जाने। चाहे जबरदस्ती किसी को धर्म थोपा जाता है, ग्रहण कराया जाता है तो करना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है, पारस्परिक निषेध नहीं है। अलगाव का मतलब यह नहीं कि राज्य है जो धर्म से पूरा ही अलग है, राज्यों को धर्म से कोई लेना और कोई देना नहीं है। आप लोग भली बात जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक बार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28 पढ़ेंगे ना, तो आपको ये लाइनें पूरी क्लियर हो जाएगी। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता से आशय व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता से, बिल्कुल व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता से है भारतीय स्वतंत्रता का आशय। अब कथन आप लोगों का ए है जो गलत हो जाएगा, और गलत क्यों होगा? देखिए, भारतीय संविधान ने समुदायों को मान्यता देकर सामुदायिक प्रतिद्वंदिता को समाप्त किया है। यह साफ साफ शब्दों में लिखा है, व्यक्ति और समुदाय दोनों को भी क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है। तो धर्मों के समुदायों को भी स्वतंत्रता दी हुई है और व्यक्तियों को भी दी हुई, यानी कि दोनों को मान्यता दी। और इसमें लिखा है कि मान्यता न देकर सामुदायिक प्रतिद्वंदिता को समाप्त किया है, ऐसा नहीं किया है। तो आपका ऑप्शन है ए है जो असत्य हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है ना, ये क्या है? निम्नलिखित है, इसको ले कर देना है ना, ये टाइपिंग एरर है। क्या है? टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर। ये हो गया आपके निम्नलिखित। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कथन असत्य है? भारत में अदालतों और सरकार के बीच संविधान की अनेक व्याख्याओं में असहमति है। भारत में अदालतों की बात करें तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध या फिर केंद्र सरकार का कोई मामला होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। भारत में अदालतों और सरकारों के बीच संविधान की व्याख्याओं पर असहमति है। कई मामले ऐसे हैं जिन पर असहमति है, और उन मामलों में आप लोग भली बात जानते हैं, आर्टिकल 143 से आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है? सलाह मांग सकता है, परामर्श
ले सकता है। यह कथन आपके सही है। केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच मत भिन्नता है। बिल्कुल केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच में मत भिन्नता है, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक दल संविधान की विविध व्याख्याओं के आधार पर पूरे जोर शोर से लड़ते हैं। बिल्कुल राजनीतिक दलों की बात करें ना, तो जो सत्ता में होते हैं, जो राजनीतिक दल सत्ता की मलाई खाते हैं, वो अपने अपने अकॉर्डिंग संविधान की व्याख्या करने की ओर आतुर होते हैं। दूसरा दल आएगा, अपने अकॉर्डिंग संविधान की व्याख्या करना चाहता है, लेकिन न्यायपालिका करने नहीं देती है। समझना मेरी बात को? तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना कि राजनीतिक दल जब भी सत्ता में आते हैं या फिर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, उस दरमियान भी अलग अलग व्याख्याओं करने की ओर आतुर होते हैं। यह बात भी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि आम नागरिक संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास नहीं करते हैं। यहां पर किसकी बात हो रही है? मैंगो पीपल की बात हो रही है। आम आदमी की नहीं, आम नागरिक की बात हो रही है। आम नागरिक, मैंगो सिटीजन है जो संविधान के अंतर्गत, संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास नहीं करते हैं। यह कथन आप लोगों का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आम नागरिक संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास कैसे नहीं करते? करते हैं। संविधान देश की सबसे बड़ी विधि है, संविधान देश का सबसे बड़ा पवित्र दस्तावेज है, और हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं, निष्ठा रखते हैं। संविधान जनता, नागरिकों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है, तो हम लोग कैसे विश्वास नहीं रखते हैं? विश्वास तो रखते हैं। तो यह कथन आप लोगों का सीधा सीधा गलत हो जाएगा। ये आपके कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न ग्रेड फर्स्ट में छपने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। भारतीय संविधान की विशेषता से संबंधित कथन है। यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान है जो सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। बिल्कुल सही बात है। सत्ता में जो दल आता है उसको मनमानी करने से क्या रोकता है? संविधान रोकता है कि ऐसे मनमानी नहीं चलेगी। प्रावधानों के अनुसार संविधान ने जो जिस प्रकार से प्रावधान करके उसी प्रकार से आप लोगों को शासन संचालित करना है। तो बिल्कुल ये बात प्यारे विद्यार्थियों सही है। आगे देखिए, यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध करवाता है। बिल्कुल संविधान है जो सामाजिक बदलाव, सोशल चेंजेस के लिए शांतिपूर्ण है जो लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध करवाता है। शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधनों की बात करें तो आप लोग जानते होंगे, धरने प्रदर्शन वगैरह समय समय पर होते कि नहीं होते? या फिर आप लोगों ने सुना होगा, कभी आप लोगों ने भी ज्ञापन वगैरह दिया होगा। ज्ञापन देना, अपनी मांगों को मनवाना, इसके आधार पर के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन। या फिर हम लोग बात करें तो एक आपने नाम सुना होगा राम मनोहर लोहिया का। राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। इन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। जिंदा कौमें 5 साल तक, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। क्या नहीं करती? इंतजार नहीं करती, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। ये बात किसने कही? राम मनोहर लोहिया साहब ने कही थी कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। 5 साल इंतजार नहीं करती है। 5 साल की बात ही क्यों कही राम मनोहर लोहिया जी ने? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आमतौर पर चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें या फिर स्थानीय सरकार की बात करें, सरकारों का चुनाव कार्यकाल टेन्योर की बात करें कितना होता है? 5 साल का होता है। मान लीजिए आप किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रांत में रहते हैं, उस प्रांत में वहां की जनता ने, वहां के नागरिकों ने किसी दल की सरकार को चुन के भेज दिया। वो मान लीजिए सरकार अपनी मनमानी करे तो आप लोगों को 5 साल इंतजार नहीं करना। आप लोगों को धरने प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन, तरह तरह के ज्ञापन देने चाहिए। यह बात किसने कही? राम मनोहर लोहिया ने कही। और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधनों की हम लोग अगर बात करें ना, तो इन्होंने कहा था बैलेट के माध्यम से। किसके माध्यम से? बैलेट के माध्यम से, न कि बुलेट। अरे बुलेट के माध्यम से है जो सत्ता परिवर्तन
नहीं करना। किसके माध्यम से? बैलेट। और बैलेट की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, मत पत्र किसकी सहायता से? मान लीजिए आप तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तो जानते हैं, अगर आप लोग ने इस बार किसी सरकार को वोट दे दिया और आपके प्रति जन कल्याणकारी योजनाएं वो नहीं ला रही है, मान लीजिए भर्तियां नहीं करवा रही है या फिर कोई आपके हेल्पफुल काम नहीं करवा रही है, आपको रास नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे? जो ही अगली सरकार मतलब वापस चुनाव आएंगे, आप लोग उस सरकार को जवाब देंगे और सत्ता से दूर ले जाएंगे, दूसरी सरकार को बना देंगे। यानी कि बैलेट के माध्यम से होता है ऐसा। भारत के अंदर ऐसा किसके माध्यम से होता है? बैलेट के माध्यम से, न कि बुलेट के माध्यम से। बुलेट का मतलब होता है बंदूक। यह समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल भारतीय संविधान है जो समाज के कमजोर वर्गों को उनका है उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि कमजोर वर्गों की बात करें तो आप लोगों को पता होगा आरक्षण की व्यवस्था करवाता है भारत में। रिजर्वेशन आप लोगों को पता होगा, SC ST के लिए रिजर्वेशन है। अभी तो OBC, चाहे फिर हम लोग बात करें MBC EW सब के लिए ना। तो अगर मान लो कमजोर वर्ग है और गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे हैं, सबाल्टर्न श्रेणी के अंदर आते हैं, तो उनको उचित हक दिलाने की शक्ति भी संविधान प्रदान करता है। तो यानी कि हमारे चारों कथन क्या हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? सही हो जाएगी। कौन से कथन सही है? तो चारों कथन है जो आपके सही है। इस कोटेशन को आप याद कर लेना, सेव निष्ठा लगा लेना, ये प्रश्न आ सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है और आप लोगों को सत्य कथन है जो बताना है। भारत का संविधान धार्मिक समुदायों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। बिल्कुल भारत का संविधान है जो धार्मिक समुदायों को अपनी शिक्षण संस्थान यानी स्कूल खोलने का क्या देता है? अधिकार देता है। राज्य धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थाओं को धन नहीं दे सकता। देखिए, राज्य जो धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थाओं को धन नहीं दे सकता। धन है जो क्या दे सकता है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप लोग देखना, भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की अनुच्छेद की बात करो तो 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद हम लोग बात करें 29 और 30। 29 और 30 की बात करें तो 29 और 30 में क्या लिखा? अल्पसंख्यकों के लिए उनकी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अब देखना, भारतीय संविधान का आर्टिकल और आर्टिकल 30 और आर्टिकल 30 के के में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि राज्यों को लगे कि कोई धार्मिक संगठनों को अनुदान देने की आवश्यकता है, शिक्षण संस्थान को, उस केसेज में है जो राज्य दे सकता है। आप लोग एक तो अनुच्छेद 25 से 28 और एक 29 से 30 अच्छे से देख लेना, आपको यह प्रश्न बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रक्रियात्मक उपलब्धि क्या है? भारतीय संविधान की प्रक्रियात्मक उपलब्धि क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि सर्वानुमति से फैसले लेने के प्रति संविधान सभा की दृढ़ता। बिल्कुल आपका सीधा सीधा ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है प्रक्रियात्मक उपलब्धि। और प्रक्रियात्मक उपलब्धि की बात करें तो राजनीतिक सहमति भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? राजनीतिक सहमति भी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई निर्णय लेना होता है, या फिर हम लोग बात करें संविधान सभा में जो निर्णय लिए थे ना, ये सभी निर्णय बहुमत से नहीं लिए थे। किससे नहीं लिए थे? बहुमत। हालांकि अधिकांश निर्णय बहुमत से लिए, लेकिन कई निर्णय सर्वसहमति से भी लिए गए थे। सर्वसहमति से भी लिए गए। तो अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की ये क्या है? प्रक्रियात्मक उपलब्धि है सर्वानुमति से फैसले लेने। सार्वभौमिक मताधिकार के प्रति वचनबद्धता, यह एक भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष संविधान है, भारतीय संविधान की विशेषता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता, यह भी आपके भारतीय संविधान की विशेषता है। और ये कहां पे लिखा हुआ है? अनुच्छेद 19 के और के 1 में लिखा हुआ है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार की बात करें, सार्वजनिक
वयस्क मताधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद और अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है। कहां पर है? 326 में उल्लेखित है। और धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित, या फिर बात करें पंथ निरपेक्षता की तो भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? माननीय संविधान संशोधन हुआ था 1976 इंदिरा गांधी सरकार के समय। उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आप लोगों को क्या बताना है? कथनों पर विचार करने के बाद में कौन सा कथन है जो सत्य है ये बताना है। भारत का संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, बात हो रही किसकी? एससी और एसटी की। किन की बात हो रही? एससी और एसटी की। भारत का संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में आरक्षण का प्रावधान करता है। विधायिका में आरक्षण का प्रावधान करता है, बिल्कुल करता है। ये कहां पर लिखा हुआ है? एससी के लिए बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल और आर्टिकल 330 में लिखा हुआ। कहां है? 330 में। और एसटी के लिए बात करें तो आर्टिकल और आर्टिकल लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों आपके 332 में। लगे हाथ आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि लोकसभा में वर्तमान समय में एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व की बात करें, एससी की कितनी सीटें हैं तो ध्यान रखने प्यारे विद्यार्थियों 84। कितनी सीटें? 84। और एसटी की बात करें ना तो 47 सीटें किसकी है? एसटी की। 84 सीटें हैं आपकी एससी की और 47 सीटें हैं एसटी की। अब कुल मिला के कितना हो जाता है तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, हो जाती है 131। कितनी हो जाती है? 131। एग्जाम में बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। और प्रश्न क्या बनेगा देखना आप, प्रश्न ये बनेगा प्यारे विद्यार्थियों कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? एससी एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? तो ध्यान रखना एससी एसटी दोनों की बात करें, एससी प्लस एसटी तो हो जाएगी आपकी 131। खाली एससी की पूछे तो हो जाएगी आपके 84 और खाली एसटी की पूछे तो आपकी हो जाएगी 47। अब देखना आप लोगों को बताना है कि राजस्थान विधानसभा में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व की हुई है। राजस्थान विधानसभा में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें हैं जो प्यारे विद्यार्थियों रिजर्व की हुई है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अब देखिए, भारत का संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोक नियोजन और शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण का उपबंध करता है। लोक नियोजन की बात करें तो 16(4) आर्टिकल 16(4) में लोक नियोजन से संबंधित एससी एसटी के लिए प्रावधान किए हुए। जबकि शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 15 का क्लोज 4 और अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 15 का क्लोज 5 ये एससी एसटी के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। लगे हाथ आप लोग एक और अनुच्छेद याद कर लीजिए और वो अनुच्छेद है प्यारे विद्यार्थियों आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 और ये आर्टिकल 335 नौकरियों की बात करें तो नौकरियां में पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में भी आरक्षण की बात करता है। प्रमोशन में भी क्या करता है? आरक्षण की बात करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को प्रश्न पूछ रहा है कौन से कथन सत्य है, तो ए और सी नहीं, ए और बी, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, यानी 1 और 2 दोनों क्या है? दोनों प्यारे विद्यार्थियों आपके है जो सत्य कथन है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है शांति का संविधान किसे कहा जाता है? बहुत ही काजू कतली वाला प्रश्न है, हल्का सा प्रश्न है। शांति का संविधान कहा जाता है आपके जापान के संविधान को। भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान आप लोग जानते हैं लागू कब हुआ था, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिका का संविधान लागू हुआ था, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। मार्च थी आपके 1789 की, ठीक है। फ्रांस का पंचम गणतंत्र कब लागू हुआ था? तो हुआ था आपके 1958 में। और जापान का संविधान कब लागू हुआ था? तो आप लोग याद रखना प्यारे विद्यार्थियों 1947 में। कब लागू हुआ था? 1947। शांति का संविधान किसे कहा जाता है? जापान के संविधान को कहा जाता है। सीधा फैक्चुअल पर्सन है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है आप लोगों को बताना है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में उपबंध था कि 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लोक सीमा नहीं है, ये लोकसभा है ना, लोकसभा, ये क्या कहला ना, लोकसभा में मतदान करने का अधिकार होगा। बिल्कुल ये सही बात है। 1928 और 1928 की नेहरू रिपोर्ट की बात करें ना, तो कौन लेकर आए थे? मोतीलाल नेहरू लेकर आए थे। 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार होगा, ये बात सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में उस प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक माना गया जिसने राष्ट्रमंडल की भू सीमा में जन्म लिया और किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण नहीं की। एक कथन भी आपका क्या है? सही है। और आप लोगों को बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 371 क का संबंध नागालैंड में अप्रवासन एवं स्थानीय पहचान से नहीं है, यह आपका यहां गलत हो जाएगा। 371 का संबंध है ना, 371 क का संबंध है जो नागालैंड में अप्रवासन और पहचान से, ये आपका गलत हो जाएगा। नहीं लिखा हुआ ना, ये है, क्या हो जाएगा? है। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात करें हम लोग अनुच्छेद 371 प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, अनुच्छेद 371 ये मुख्य रूप से बात करता है पूर्वोत्तर भारत की। किसकी बात करता है? पूर्वोत्तर भारत की बात करता है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें ना तो सेवन सिस्टर की बात करता है। किसकी बात करता है? सेवन सिस्टर। और सेवन सिस्टर की बात करना तो 7 बहनों की बात करता है। इनको विशेष कुछ उपबंध ऐसे प्रावधान किए गए हैं और इसी आर्टिकल को क्या कहा जाता है? असमतोल संघवाद, असमतोल संघवाद। सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद असमतोल संघवाद से संबंधित है? तो आप लोगों का उत्तर क्या होगा? 371। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखिए, संविधान का अनुच्छेद 371 के महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष उपबंध करता है। कौन सा सही नहीं है पूछा, ये भी आपके गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी भी क्या है? गलत है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद? संविधान का अनुच्छेद 371 71 के महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष उपबंध करता है। ये भी आपके गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 371 के नहीं आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों ही आपके सी और डी क्या है? दोनों ही गलत है। हो सकता है इसमें टाइपिंग कोई मिस्टेक हो गई, ये दोनों ही गलत है। क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें ना, ये गुड मॉर्निंग की बात करें ना तो गुड मॉर्निंग 1960 में हुई थी। कब हुई थी? गुड मॉर्निंग का गठन 1960 हुआ था और गुड मॉर्निंग का उल्लेख है 371 के अंदर। इनमें विशेष उपबंध है। तो आपके कथन सी और डी, ध्यान रखना कौन से कथन सही नहीं है? तो सी और डी दोनों ही सही नहीं है। ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। 371 क्या का संबंध नागालैंड में अप्रवासन व स्थानीय लोगों की पहचान को बढ़ाने से सीधा सीधा है। इसमें लिखा हुआ कि नहीं है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। यानी कि आपके इस प्रश्न के में सी और डी बोथ आर रॉन्ग। क्या है? बोथ आर रॉन्ग। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता मजबूत उदारवादी नींव पर प्रतिष्ठित है? मजबूत और मजबूत के साथ साथ उदारवादी नींव पर प्रतिष्ठित है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता? 4 विशेषता दे रखी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर, या फिर धर्मनिरपेक्षता, या फिर सार्वभौमिक मताधिकार। देखिए चारों ही भारतीय संविधान की विशेषता है, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा कि उदारवादी नींव की प्रतिष्ठित और मजबूत विशेषता कौन सी है? उदारवाद की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो उदारवाद है जो अंग्रेजी में कहा जाता है लिबरलिज्म। क्या कहा जाता है? लिबरलिज्म। शब्द किससे बना हुआ है? तो लिबर्टी। लिबर्टी का तात्पर्य क्या होता है? स्वतंत्रता। ठीक है, लिबर्टी का तात्पर्य क्या होता है? स्वतंत्रता। अब देखिए, उदारवादी नींव, उदारवाद क्या कहता है कि व्यक्ति है जो क्या है? व्यक्ति विवेकशील है। क्या है? व्यक्ति है जो विवेकशील है। व्यक्ति है जो विवेकशील है और व्यक्ति को क्या छोड़ दो? खुला छोड़ दो। क्या छोड़ दो? खुला। अपन कह सकते हैं उसको छोड़ दो स्वतंत्र। क्या छोड़ दो? स्वतंत्र छोड़ दो। उसकी जो इच्छा होगी वो करेगा।
उसको अगर तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड में लगना है तो तैयारी करेगा, और उसको ऐसे ही टाइम पास करना है, टाइम पास करेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, कौन करे? उदारवादी करे, क्योंकि उदारवादी कहते हैं कि मनुष्य बहुत ज्यादा विवेकशील है, तर्कशील है, तो उसको खुला छोड़ दो। और भारतीय संविधान की बात करें ना, तो भारतीय संविधान में ऐसा कहां उल्लेख है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर अनुच्छेद 19 के का 1, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मजबूत उदारवादी नींव पर प्रतिष्ठित है। प्यारे विद्यार्थियों, एक और व्यक्ति है, विद्वान है, जिसका नाम सुना होगा आपने, जियां पाल सात्रे। जियां पाल सात्रे। अगर आप राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे धीर गंभीर विद्यार्थी है ना, तो ये जियां पाल सात्रे तो आपको याद होना ही चाहिए। जियां पाल सात्रे ने भी क्या कहा था कि आप व्यक्ति को फोर्स मत कीजिए। व्यक्ति कोई गोभी का फूल थोड़ी है या फिर कोई भिंडी थोड़ी है कि उसको जिस प्रकार से काट ले, सब्जी बना ले, खा ले। समझ रहे? व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति को खुला छोड़ो, व्यक्ति के अंदर योग्यता होगी तो आगे बढ़ेगा। ये बात किसने कही थी? जयपाल सात्रे ने कही थी कि प्रत्येक व्यक्ति का खुद का अस्तित्व होता है। आप जो भी क्लास देख रहे हैं, आपका खुद का कुछ न कुछ अस्तित्व है। अब जो ये अस्तित्व है, इसको आगे बढ़ाना भी आपके हाथ में है और इसको नीचे गिराना भी आपके हाथ के अंदर है। प्रत्येक व्यक्ति है जो अस्तित्वशील होता है, प्रत्येक व्यक्ति का स्टेटस होता है। यह बात किसने कही थी? जयपाल सात्रे ने कही थी। आगे देखिए, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके एनसीईआरटी कक्षा 11 भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, वेरी इंपॉर्टेंट हुबहू छपा हुआ कॉलम। सन 1947 के जापानी संविधान को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? शांति का संविधान कहा जाता है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। ये लाइन आ सकती है कि हम खाली जगह के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं। किस संविधान से संबंधित है? जापान के संविधान से संबंधित है। जापान के संविधान को शांति का संविधान भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 9, सीधे सीधी ये दो लाइन आ सकती है। अनुच्छेद 9 में 1 और 2 में क्या लिखा हुआ है, इसको आप एक बार याद कर लेना। अनुच्छेद 9 के क्लोज 1 में लिखा हुआ है, न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल प्रयोग से सदा सर्वदा दूर रहेंगे। क्या रहेंगे? सदा सर्वदा दूर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी घटना ही नहीं करेंगे। कोई अगर धमकी देगा तो हम गांधी जी बन जाएंगे, हम चुपचाप साइलेंटली पीछे खिसक जाएंगे। ऐसे नहीं कि किसी ने हल्की सी धमकी दी और हम सामने बुलेट तान देंगे, ऐसा नहीं होगा। 2 में लिखा हुआ है, 9 के 2 में कि उपयुक्त अनुच्छेद के लक्ष्यों को पूरा करने की बात ध्यान में रखते हुए जमीनी सेना, नौसेना और वायुसेना तथा युद्ध के अन्य साजो सामान कभी भी नहीं रखे जाएंगे। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियां किस तरह संविधान निर्माताओं के सोच पर छाई होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग कंठस्थ कर लेना। फिर आगे देखिए, के.एम. पणिक्कर साहब, के.एम. पणिक्कर साहब ने एक बात कही थी इन डिफेंस ऑन लिबरलिज्म में। कहा था कि भारतीय उदारवाद की 2 धाराएं हैं। भारतीय उदारवाद की कितनी धाराएं? 2। भारतीय लिबरलिज्म की कितनी है? 2 धाराएं। पहली धारा की शुरुआत राजा राम मोहन राय से होती है। उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों पर जोर दिया, खासकर महिलाओं के अधिकारों पर। दूसरी धारा स्वामी विवेकानंद, केसी सेन और जस्टिस रानाडे जैसे चिंतक शामिल है। इन चिंतकों ने पुरातनी हिंदू धर्म के दायरे में सामाजिक न्याय का जज्बा जगाया। विवेकानंद के लिए हिंदू समाज की ऐसी पुनर्रचना कर पाना उदारवादी सिद्धांतों के बगैर संभव नहीं है। यहां से आपके 2-3% बनने की संभावना है। एक तो पूरा कथन दे देंगे, फिर कहेंगे ये कथन किसका है, तो के.एम. पणिक्कर का, या फिर ये कथन देंगे कि के.एम. पणिक्कर के अनुसार भारतीय उदारवाद की दूसरी धारा में कौन शामिल नहीं है। 3 नाम ये दे देंगे, विवेकानंद, केसी सेन और जस्टिस रानाडे, और एक नाम दे देंगे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के.एम. पणिक्कर के अनुसार भारतीय उदारवाद की पहली धारा में शामिल थे। कौन सी धारा में? पहली धारा में। अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लेना, 7 स्टार लगा लेना। 3% यहां से बनने की पूरी संभावना है। अगला देखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, संविधान सभा के सदस्य। वाद विवाद हुआ था, खंड 11 पृष्ठ 835, 23 नवंबर 1949 की बात है। और ये भाई साहब है कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर।
इन्होंने कहा कि सभा ने आम आदमी और लोकतांत्रिक नियमों की पूरी सफलता पर भरपूर भरोसा करते हुए तथा इस विश्वास के साथ वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया कि वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन की यह शुरुआत सबका भला करेगी। लोकतांत्रिक वयस्क मताधिकार को अपनाया और इसलिए अपनाया कि यह सबका भला करेगी। यह कथन किसका था? तो आप लोगों को उत्तर आना चाहिए कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भाई साहब, लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का संविधान सभा और संविधान सभा के वाद विवाद और खंड की बात करें तो 8 पृष्ठ की बात करें तो 272 और 25 मई 1949 की बात है। ये आप लोग नीचे वाली बातें भले ही याद मत रखना है ना। सरदार पटेल साहब कह रहे हैं कि लेकिन आगे चलकर यह बोलना सबके हित में होगा कि इस देश में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसी कोई चीज है। भारत में सिर्फ एक समुदाय है। सरदार पटेल साहब ने कहा था कि भारत में है तो अल्पसंख्यक के अंदर बहुसंख्यक सभी क्या है, एक समुदाय के रूप में समाहित है। यह बात किसने कही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। अगला कथन देखिए, यह वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, 2-4 बार वर्तमान समय की पिछली 1-2 भर्ती परीक्षा में आया हुआ है ना। के हनुमंतैया साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? के हनुमंतैया साहब। और के हनुमंतैया साहब की आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी होगी अगर आप लोग क्लासों में कंटिन्यू रूप से जुड़े हुए हैं तो। संघवाद वाले पार्ट में, संघवाद वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट एआरसी। क्या पढ़ा था? फर्स्ट एआरसी। और इसकी स्थापना हम लोगों ने, इसके गठन की बात कर 1966 में गठन हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष इनके कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और बात करें मोरारजी देसाई बन जाते हैं क्या? उप प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री बनने के बाद में इनके अध्यक्ष बनते हैं कौन? के हनुमंतैया। आप अपनी अंतरात्मा से कमेंट करके बताना कि आपको ये चीजें याद थी कि नहीं थी। अंतरात्मा से कमेंट करके बताना। के हनुमंतैया साहब ने क्या कहा था? हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे लेकिन यहां तो अंग्रेजी बैंड बज रहा था। हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे। कहां पर? संविधान सभा में। लेकिन यहां तो क्या बज रहा था? अंग्रेजी बैंड बज रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इसी रूप में शिक्षित हुए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता है जो इसी रूप में शिक्षित हुए थे। यह ठीक वैसा ही संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं के हनुमंतैया साहब। के हनुमंतैया साहब कह रहे हैं कि संविधान सभा में हम क्या सुनना चाहते थे? वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे लेकिन यहां तो डीजे बज रहा था। और डीजे भी कौन सा? बैंड बाजे। और बैंड बाजे कौन से? अंग्रेजी वाले। क्यों बज रहे थे? क्योंकि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में जो महत्वपूर्ण लोग थे उन्होंने शिक्षा कहां से ग्रहण की? इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन से की। और ये गांधी जी की सोच से पूरा ही विपरीत संविधान बन रहा है। ये बात किसने कही थी? के हनुमंतैया साहब ने कही थी। अब देखिए, डीजे पे नाचने का, डीजे बजाने का शौक तो आपको भी है लेकिन आपके डीजे तभी बजेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप स्कूल विजेता बन जाएंगे, तब डीजे बजेगा। और डीजे बजने का क्या आएगा? मजा भी आएगा। ठीक है। अब देखिए आगे ये आगे प्यारे विद्यार्थियों टॉप 5 क्वेश्चन इस अध्याय में से टॉप 5 क्वेश्चन। और ये है 7 स्टार वाले क्वेश्चन। कौन से? 7 स्टार। अगर आप लोगों ने ध्यान से ये क्लास देखी तो इसमें से 4% आप आराम से कर लेंगे। 1% हो सकता है कि आप लोगों, मैंने बताया नहीं था, 1% का उत्तर आप लोगों को खुद को एनसीईआरटी पढ़ के देना है। और वो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने लायक है। और वो प्रश्न कौन सा है? ये प्रश्न है। ये इसके ऊपर आप स्टार 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 और स्टार कितने हो गए? 9 स्टार। 7 स्टार तो सब है लेकिन 9 स्टार ही है। ये प्रश्न आने लायक है। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है कि ये कथन किसने कहा। ये कथन है जो किसका है कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है बल्कि यह स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए गए नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, यह स्वयं राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है
राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है। आप राह पे चल पड़े ना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो संविधान सभा राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए गए नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। यह बात किसने कही थी? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आप लोग भी आप नए आवरण को पहनने के लिए आतुर है। भाई स्कूल वेकेटर बन जाएंगे तो नया आवरण पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? अपने पुरानी बातें, पुराना अतीत, पुराना खोल, उसको उतार के क्या पटक देना है और नया आवरण पहन लेना। कब? स्कूल वेकेटर बनने के बाद में। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एनसीईआरटी की बुक में ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। पहला प्रश्न देखिए, कब व किस बिल के द्वारा भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान सभा तैयार करने का पहला प्रयास किया गया था? उस बिल का नाम लिखना है और वो बिल कब आया था, ये बात भी आप लोगों को लिखनी है। दूसरा प्रश्न यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना कब प्रारंभ हुई थी? सकारात्मक कार्य योजना, या फिर हम लोग बात करें सकारात्मक कार्रवाई की, तो जिस प्रकार से भारत में रिजर्वेशन है उसी प्रकार से अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई, इसका प्रारंभ कब हुआ था आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने किस सदी के शुरुआती समय में ही प्रेस की आजादी की काट छांट का विरोध किया था? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोगों को बताना। फिर आगे है अगला कथन की असमतोल संघवाद की अवधारणा की झलक किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? पांचों के पांचों प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो मैंने काम हाथ में लिया था वो काम पूरा हो गया। आप लोगों से वादा किया था कि एनसीईआरटी कक्षा 11 की करवाऊंगा और एनसीईआरटी कक्षा 11 भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार पूरी करवा दी। अब राजनीतिक सिद्धांत की एक बुक है। अगर आप लोग रियल के अंदर चाहते हैं, वास्तविकता के रूप में चाहते हैं और रियली अगर आप लोगों के लिए क्लास हेल्पफुल है तो आप लोग कमेंट करेंगे। उसके बाद में मुझे लगेगा कि नहीं यार, बच्चों के लिए क्लास करनी जरूरी है, तो मैं प्यारे विद्यार्थियों क्लास लेकर आऊंगा। बाकी आप लोगों के पास में भी समय कम है, लगभग केवल और केवल 1 महीना बचा है परीक्षा में। आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होकर रहेगा। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों के लिए, अब देखिए पहली बात तो यह है कि कक्षा 12 एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी की बात करें तो राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान की 2 किताबें हम लोगों ने बहुत समय पहले कर ली थी इसी चैनल पर। एक बार आप जाकर के देख लेना, आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होगी। किसके रूप में? ब्रह्मास्त्र के रूप में, क्योंकि एनसीईआरटी पर कमांड पढ़ना आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बाद में यह सीरीज हमारी कक्षा 11 वाली पूरी होगी। अब केवल और केवल 11 और 12 में क्या 2 किताबें, 11वीं की एक किताब बाकी है, राजनीतिक सिद्धांत। अगर आप लोगों के सकारात्मक कमेंट आएंगे और मुझे लगेगा कि वाकई में ये सीरीज, ये श्रृंखला, ये सेशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग क्लास लेकर आ जाऊंगा। बाकी राम राम, जय हिंद।